लाल नदी का चमत्कारी लाल फ्रॉक। मीरापुर गांव में राधा और मोना नाम की दो सहेलियां रहती थी। राधा दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन राधा का परिवार बहुत ही गरीब था। लेकिन वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ध्यान देती थी। वो हर क्लास में टॉप आती थी। वहीं दूसरी तरफ उसके घर के बगल में ही रहने वाली मोना दिखने में तो ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन वो अमीर घर से थी। लेकिन उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। बस दिन भर मोबाइल में गेम खेलते रहती या टीवी देखते रहती थी। इन सब चीजों से जब उसका मन भर जाता तो वो शॉपिंग करने के लिए निकल जाती। एक दिन मोना अपनी माँ से कहती है, मम्मी मेरे सारे कपड़े पुराने हो गए हैं, इसलिए मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, तो आप मुझे कुछ पैसे दे दो। पूरे अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी है। तेरी अलमारी में कपड़े रखने की जगह तो है नहीं, और तू कह रही है तेरे पास कपड़े नहीं है। अरे मम्मी, उन कपड़ों को मैं 3 से 4 बार पहन चुकी हूँ, अब मैं उन्हें दोबारा नहीं पहनना चाहती। पैसों की चकाचौंध ने तेरा दिमाग खराब कर दिया है। जब देखो मम्मी मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, मम्मी मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं वहाँ जा रही हूँ, पार्टी करने जा रही हूँ। इतना तो कभी मैंने तुझे मन से पढ़ाई करते नहीं देखा। अपनी सहेली राधा को देख ले, बेचारी के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ाई में इतनी तेज है। हर साल क्लास में टॉप करती है। से कुछ। ओह मम्मी, मेरे सामने हर समय राधा राधा मत किया करो। इस राधा की बच्ची ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। जब देखो राधा ऐसी है, राधा वैसी है, राधा ये करती है, राधा वो करती है। अब मैं जा रही हूँ, सारा मूड खराब कर दिया आपने। ऐसा कहकर मोना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मोना जैसे ही घर से निकलती है, तभी उसके स्कूल की एक दोस्त पायल मिल जाती है। मोना पायल को देखकर खुश हो जाती है और बोलती है, अरे वाह काजल, यहाँ कैसे आना हुआ? ये सब तो ठीक है, पर तू कहाँ जा रही है? अरे कुछ नहीं यार, मैं थोड़ा शॉपिंग करने जा रही हूँ। तू बता, तू यहाँ मुझसे मिलने आई है ना? अरे नहीं, मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आई हूँ। वो तो मैं राधा के घर जा रही थी। मुझे उससे कुछ स्कूल के होमवर्क के बारे में कुछ पूछना है, और हम थोड़ा उसके साथ खेल भी लेंगे। काजल की ये बात सुनकर मोना को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, काजल तू मेरे घर चल, हम दोनों मिलकर पार्टी करेंगे और हम साथ में बैठकर होमवर्क भी डिस्कस कर लेंगे। ये कैसा मजाक कर रही है तू? तेरे साथ और होमवर्क डिस्कस? तू कब से पढ़ाई में इतना ध्यान देने लगी? तुझे तो पूरे दिन शॉपिंग से ही टाइम नहीं मिलता। मैं राधा के घर जाऊंगी, वो मेरा होमवर्क करने में मदद कर देगी। अच्छा ठीक है, तो जा शॉपिंग कर, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर काजल वहाँ से राधा के घर चली जाती है और मोना अपने मन में सोचती है, इस राधा की बच्ची ने तो पता नहीं क्या सबके ऊपर जादू कर रखी है। इसने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। जिसको देखो उसको बस राधा ही राधा चाहिए। अब तो उसने मेरा दोस्त तक छीन ली। मैंने इसके साथ दोस्ती करके बहुत ही गलत किया है। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। बहुत दिखा दी मैंने अपनी शराफत, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ काजल राधा के घर पहुंच जाती है और राधा से कहती है, अरे राधा तू क्या कर रही है? मैं आज तुम्हारे साथ खेलने आई हूँ और मुझे होमवर्क के बारे में कुछ डिस्कस भी करना है। चलो पहले हम खेलते हैं और खेलने के बाद तुम मुझे होमवर्क के बारे में बता देना। हाँ काजल, चलो हम खेलते हैं और हम तुम्हें होमवर्क के बारे में भी समझा देंगे। अभी कितना मजा आता है ना अगर हमारे साथ मोना भी होती तो। राधा एक बात बताऊं, तू हमेशा मोना मोना करते रहती है और वो तुम्हारे बारे में हमेशा बुराई करते रहती है। मुझे तो नहीं लगता वो तुम्हारे बारे में कभी भी किसी के सामने तारीफ की होगी। अरे कोई बात नहीं काजल, लोग जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं और जो हम करेंगे अपने लिए करेंगे। खैर छोड़ो, हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। उसके बाद दोनों सहेलियां खेलने चली जाती है और साथ में दोनों होमवर्क भी कर लेते हैं। अगले दिन स्कूल में क्लास टीचर से पता चलता है कि कुछ दिनों बाद स्कूल में डांस कंपटीशन होने वाला है। ये बातें सुनकर क्लास के सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं। क्लास टीचर को जाने के बाद काजल राधा से कहती है, राधा तुझे तो बहुत अच्छा डांस आता है, तो इस डांस कंपटीशन में भाग ले रही है ना? हाँ काजल, मैं इस डांस कंपटीशन में जरूर भाग लूंगी और वैसे भी विनर को पूरे 20 लाख रुपए मिलेंगे और मुझे पैसों की भी बहुत जरूरत है। राधा तो सही कह रही है, लेकिन डांस करने के लिए कोई अच्छा सा फ्रॉक भी तो होना चाहिए ना? तो फ्रॉक खरीद लेगी ना? काजल इतना कहती ही है कि तभी वहाँ पर मोना आ जाती है और वो कहती है, अरे काजल ये तुम क्या बोल रही हो? ये और फ्रॉक, इसका घर देखा है तुमने? कैसे टूटी फूटी झोपड़ी में रहती है। इसके घर वाले तो स्कूल का फीस भी 3-4 महीने में देते हैं
और तू बात फ्रॉक की कर रही है। राधा तू ना रहने दे, ये डांस तेरे बस की बात नहीं है। तुम दोनों देखना, मैं इतना सुंदर फ्रॉक खरीद कर लेकर आऊंगी और इतना बढ़िया डांस करूंगी कि सबकी नजर मेरे पर ही रहेगी और इस बार की विनर मैं ही बनूंगी। इतना कहकर मोना वहाँ से चली जाती है। फिर काजल राधा से कहती है, राधा तू इस मोना की बच्ची की बातों में मत आना, ये कुछ ज्यादा बकवास करती है, मन तो करते इसका मुंह तोड़ दूं। अरे नहीं काजल, ऐसे नहीं बोलते, ये पहले तो ऐसे नहीं करती थी, पता नहीं इसे अचानक से क्या हो गया। स्कूल की छुट्टी होने के बाद मोना बाजार से जाकर बहुत ही महंगा फ्रॉक खरीद कर लेकर आती है और उसे पहनकर ट्राई करती है और मन ही मन में सोचती है, अब पता चलेगा इस राधा की बच्ची को, वो तो इतना महंगा फ्रॉक जिंदगी में कभी देखी भी नहीं होगी। इसके बाद वो अपनी फ्रॉक लेकर सीधे राधा के घर जाती है और उसे अपना फ्रॉक दिखाते हुए कहती है, राधा ये देख, मेरी फ्रॉक पूरे 5,000 रुपए में खरीद कर लेकर आई हूँ, ये मैं डांस कंपटीशन वाले दिन पहनूंगी, देख है ना मेरी फ्रॉक सुंदर। हाँ यार, तेरी फ्रॉक तो सच में बहुत ही सुंदर और चमकदार है, मुझे तुम्हारी फ्रॉक बहुत अच्छी लग रही है, काश मैं भी तुम्हारे जैसी फ्रॉक खरीद पाती। चल रहने दे, तेरी किस्मत में इतनी महंगी फ्रॉक कहाँ है। अच्छा चलो ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे डांस कंपटीशन के लिए बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। इतना कहकर मोना वहाँ से चली जाती है। फिर राधा अपनी माँ से कहती है, माँ आपने मोना का फ्रॉक देखा, कितनी सुंदर थी ना उसकी फ्रॉक। हाँ बेटी, मैंने देखा और मैंने ये भी देखा कि वो हमारी गरीबी का किस तरह से मजाक बना कर गई है। कोई बात नहीं माँ, आप टेंशन मत लो, मैं अपने लिए एक फ्रॉक सिल लेती हूँ, फिर वही पहन कर डांस कंपटीशन में भाग ले लूंगी। इतना कहकर राधा अपनी मेहनत से पूरे 2 दिन में एक फ्रॉक तैयार करती है। वैसे तो फ्रॉक ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन नॉर्मल सा ठीक ठाक था। जब राधा अपनी फ्रॉक अपनी सहेलियों को दिखाती है तब बाकी सब तो तारीफ कर देते हैं, लेकिन मोना कहती है, अच्छा तो यहाँ भी तूने अपनी गरीबी दिखा ही दी, तो सोच इतना बड़ा डांस कंपटीशन में तो इतना बेकार सा फ्रॉक पहनकर जाएगी, कितना अजीब सा लगेगा ना। इतना कहकर मोना वहाँ से चली जाती है। फिर काजल कहती है, राधा तू इसकी बातों को इतना सीरियस मत ले, तेरी फ्रॉक अच्छी है, वैसे भी कंपटीशन डांस का है, फैशन शो का नहीं, डांस तो तू ही अच्छा करेगी। ये सारी बातें दूर खड़ी मोना सुन रही थी और वो मन ही मन सोचती है, अरे यार ये काजल कह तो सही रही है, ये राधा की बच्ची डांस सच में बहुत अच्छा करती है, अगर इसने मेरे से ज्यादा अच्छा डांस किया तो मेरे जीतने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब इसका मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, मैं इसका फ्रॉक चुरा लेती हूँ, फिर इसके पास फ्रॉक नहीं होगी तो ये डांस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेगी, फिर तो पूरे स्कूल में मैं ही विनर आऊंगी। इतना सोचते हुए मोना अपने घर चली जाती है और जैसे ही रात होती है वो चोरी चुपके से राधा के घर में घुस जाती है और उसकी सिली हुई फ्रॉक चुराकर चुपके से पास की नदी में डाल देती है। मोना जैसे ही नदी में फ्रॉक डालती है, ना जाने क्यों नदी का रंग लाल हो जाता है। मोना इस बात का इतना ध्यान न देते हुए अपने घर वापस आ जाती है। अगले दिन जब राधा अपना फ्रॉक नहीं देखती है तो वो बहुत सोच में पड़ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसके घर पर मोना आती है और कहती है, क्या हुआ राधा, तुम रो क्यों रही हो? पता नहीं यार, मेरी फ्रॉक कहाँ चली गई, लगता है किसी ने मेरी फ्रॉक चुरा ली। अच्छा जी, वैसे तुझे एक बात बताऊं, मैंने ही तुम्हारी फ्रॉक चुराकर पास वाली नदी में फेंक दिया ताकि तू डांस कंपटीशन में भाग ना ले सके। इतना कहकर मोना वहाँ से चली जाती है। अब तो राधा को मोना पर बहुत ही गुस्सा आ गया था। अब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मैं इसको कुछ नहीं कहती, इसका मतलब ये इस हद तक चली जाएगी, लेकिन अब मैं क्या करूं? राधा उस नदी के पास जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। अरे पर इस नदी का रंग लाल कैसे है और मेरी फ्रॉक किस हालत में होगी? अब तो वो फ्रॉक खराब हो चुकी होगी। तभी नदी में से आवाज आती है, राधा मैं एक जादुई लाल नदी हूँ, तुम क्यों रो रही हो और तुम्हें क्या परेशानी है, मुझे बताओ। लाल नदी, मेरी फ्रॉक मोना ने तुम्हारे अंदर फेंक दी है, क्या आप मुझे वो फ्रॉक दे सकती हो? राधा को इतना बोलने के बाद लाल नदी से एक बहुत ही खूबसूरत और चमत्कारी फ्रॉक निकलती है और लाल नदी कहती है, राधा
मैं तुम्हारी फ्रॉक को नहीं बचा पाई, लेकिन तुम ये लो, ये फ्रॉक उससे भी ज्यादा खूबसूरत है और चमत्कारी भी। इस फ्रॉक को पहनकर तुम डांस कंपटीशन में जरूर विनर रहोगी। राधा वो फ्रॉक को देखकर बहुत ही खुश होती है और खुशी खुशी फ्रॉक को अपने घर ले जाती है। 2 दिन बाद ही डांस कंपटीशन वाला दिन आता है। राधा लाल नदी की दी हुई चमत्कारी फ्रॉक पहनकर कंपटीशन में जाती है और बहुत ही सुंदर डांस करती है और डांस कंपटीशन की विनर राधा ही आती है। उसे ट्रॉफी और पूरे 20 लाख रुपए से सम्मानित किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोना राधा को देखकर बस जल भुनकर राख होती रहती है। गरीब बहू का अनोखा कन्या पूजन। दौलतपुर गांव में जानकी नाम की एक बूढ़ी औरत अपने बेटे सुरेश और अपनी बहू शांति के साथ रहा करती थी। उसके घर में सिर्फ उसका बेटा ही एक कमाने वाला था और जानकी का परिवार माता रानी का बहुत ही बड़ा भक्त था और उसकी बहू शांति भी बहुत ही संस्कारी थी। भले ही उनके घर में अन्न की कमी थी, लेकिन फिर भी उनके घर में सब एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। माँ जी, ये लीजिए, ये खाकर बताइए ना कैसी बनी है। अरे बहू, तूने इतने मन से बनाया है तो अच्छा ही होगा ना। अच्छा बहू, तुमने पहले माता रानी को भोग लगा दिया ना। हाँ माँ जी, मैंने माता रानी को भोग लगा दिया है और भोग का प्रसाद मैंने बाकी के खाने में मिला दिया है, इसलिए अब आप खा लीजिए। उनके घर में भले ही थोड़ा खाना बनता हो, लेकिन वे लोग माता रानी को भोग लगाकर ही खाना खाते थे। और वहीं शांति का पति एक छोटी सी दुकान में काम करता था। एक दिन काम से लौटते समय सुरेश का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसे काफी चोटें आती है और किसी तरह पैसे उधार मांगकर जानकी सुरेश का इलाज करवाती है। और अब सुरेश बिस्तर पर ही लेटा रहता था, क्योंकि अब वह काम पर नहीं जा सकता था, जिसकी वजह से उसकी घर की परिस्थिति खराब होने लगी थी। हे माता रानी, मेरे परिवार की मदद करो, हमारे ऊपर आई इस मुश्किल को दूर करो माँ। मेरे बेटे को जल्दी से ठीक कर दो, मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकती माँ। माँ जी, ये लीजिए, रोटी खा लीजिए और आप चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ जी। बहू, तूने रोटी खा ली, तू इस समय पेट से है और ऐसी हालत में तुझे अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जी माँ जी, मैंने रोटी खा ली है और इनको भी खिला दिया है, इसलिए अब आराम से खाना खा लीजिए। मैं काम पर जा रही हूँ, क्योंकि आज मेम साहब ने जल्दी बुलाया है। शांति उस समय 3 महीने की गर्भवती थी और सुरेश के एक्सीडेंट के बाद शांति ने लोगों के घर में साफ सफाई करने का काम शुरू कर दिया था, ताकि वो अपने घर का खर्चा निकाल सके। और शांति दिन भर काम करती और घर जाकर अपनी सास और अपने पति का भी ख्याल रखती थी। भले ही उसके जीवन में बहुत दुख थे, लेकिन वह माता रानी का नाम लेकर अपने सारे काम किया करती थी। तभी कुछ दिनों बाद नवरात्रि के दिन आने वाले थे और शांति शुरू से ही नवरात्रि के व्रत और पूजा करती आ रही थी। इसलिए जब इस बार भी नवरात्रि के दिन आए तो शांति ने नवरात्रि का व्रत रखना शुरू किया। और तभी कुछ ही दिनों में कन्या पूजन का दिन आने वाला था और शांति पूरी श्रद्धा से नवरात्रि का व्रत कर रही थी। और कहते हैं ना, भगवान अपने भक्तों की हमेशा सुनते हैं, लेकिन वह कब किस रूप में अपने भक्तों की परीक्षा लेने आ जाए यह कोई नहीं जानता। ये ले शांति, तेरे इस महीने के पैसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब। ठीक है मेम साहब, अब मैं चलती हूँ। तभी शांति वहाँ से चली जाती है और रास्ते में चलते चलते कहती है, अब मुझे दोनों जगह से पैसे मिल गए हैं, अब मैं कन्या पूजन कर सकती हूँ। मैं जल्दी से जाकर कन्या पूजन के लिए किराने की दुकान से सामान खरीद लेती हूँ, फिर सुबह जल्दी उठकर प्रसाद बना लूंगी। शांति ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसके पास एक गरीब भिखारन आ जाती है और उससे कहती है, बेटी, भगवान के लिए मेरी मदद करो, मुझे थोड़े पैसे दे दो। मेरी बेटी बहुत बीमार है और उसका इलाज करवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। बेटी,
तो तुम मुझे थोड़े से पैसे दे दो। माता रानी तुम्हारा भला करेंगी, मेरी मदद कर दो बेटी। अरे रे अम्मा जी, क्या हुआ है आपकी बेटी को? पता नहीं बेटी, पिछले कुछ दिनों से उसका बुखार नहीं उतर रहा और डॉक्टर ने उसके इलाज के लिए 2000 रुपए मांगे हैं, इसलिए मुझे थोड़े पैसे दे दो। कोई भी मुझा भागन को पैसे नहीं दे रहा, सब मुझे धुतकार रहे हैं। और तुम चिंता मत करो बेटी, मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे मैं तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें वापस लौटा दूंगी। लेकिन इस वक्त मेरी मदद कर दो। मेरा इस दुनिया में मेरी बेटी के अलावा कोई नहीं है। मेरे पति मुझे पहले ही छोड़कर जा चुके हैं। अब मैं अपनी बेटी को नहीं खोना चाहती, मेरी मदद करो बेटी। उस समय शांति नहीं जानती थी कि उस औरत के रूप में साक्षात माता रानी ही है जो उसकी परीक्षा लेने आई है, क्योंकि माता रानी जानती थी कि शांति के पास इस समय 2000 रुपए ही हैं। इसलिए उन्होंने उससे सिर्फ 2000 रुपए ही मांगे और माता रानी तो सिर्फ शांति की परीक्षा ले रही थी, लेकिन शांति से उस औरत का दुख देखा नहीं गया। हे माता रानी, मुझे माफ करना, मैं यह पैसे इनको दे रही हूँ और मैं कल आपके लिए हलवा पूरी का प्रसाद तो नहीं बना पाऊंगी, लेकिन कुछ बतासे रखकर आपके नाम से कन्या पूजन कर दूंगी। इसलिए आप मुझे माफ कर देना माता रानी। और यह लीजिए अम्मा, यह पैसे आप रख लीजिए और आपको मुझे यह पैसे लौटाने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप बस अपनी बेटी का अच्छे से इलाज करवाइए और जब वह ठीक हो जाए तो उसे मुझसे मिलवाने जरूर लाइएगा। ठीक है अम्मा, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, तुमने जो आज मेरी मदद की है इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। और देखना, माता रानी तुम्हारी जिंदगी की सारी मुश्किलें दूर कर देंगी। तभी शांत अपने घर आ जाती है। माता रानी भी अपने असली रूप में आ जाती है और मुस्कुराती हुई वहाँ से गायब हो जाती है। तभी जब शांति घर पहुँचती है तो उसकी सास जानकी बाहर ही खड़ी होती है। तभी शांति बोलती है, क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे बाहर क्यों खड़ी हैं? बहू, पता नहीं कोई औरत आई थी और ये सारे सामान की बोरियां रखवा कर गई है। वो कह रही थी कि तुम ये सारा सामान राशन की दुकान पर लिखवा कर आई हो और यह कुछ बचे हुए पैसे भी हैं जो वह देकर गई थी। तभी शांति सोच में पड़ जाती है और जब वह देखती है कि सामान में आटा, सूजी, चना, तेल सब कुछ वहाँ बोरियों में भरा हुआ है और जब वो उन पैसों को देखती है तो वो बहुत सारे पैसे होते हैं और साथ में वो 2000 रुपए भी होते हैं जो उसने रास्ते में उस बूढ़ी औरत को दिए थे। तभी शांति को सब कुछ समझ में आ जाता है कि आखिर वह औरत कौन थी। तभी वो अपनी सास को सब कुछ बताती है। अरे बहू, यह सब माता रानी की ही कृपा है। कहते हैं ना कि भगवान किसी भी रूप में भक्तों की परीक्षा लेने आ जाते हैं, इसलिए माता रानी पहले उस औरत के रूप में आई और अब हमारे घर पर आकर उन्होंने हमारा जीवन खुशियों से भर दिया है। इसलिए मुझे लगता है बहू कि माता रानी स्वयं ही तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी और देखो, वह हमारे घर के भंडार भी भर गई। इसलिए अब तुम माता रानी को धन्यवाद करके खुशी खुशी कन्या पूजन की तैयारी करो। यह सब सुनकर शांति की आंखों में खुशी के आंसू आ जाता है और वह जाकर माता रानी के सामने सर झुकाकर उनका धन्यवाद करती है, क्योंकि साक्षात माता रानी उसे दर्शन देने आई थी और उसकी सारी इच्छा को पूरी कर गई। अगले दिन शांति अपने सास के साथ मिलकर कन्या पूजन की तैयारी करती है और माता रानी का सुंदर सा श्रृंगार करती है और सारी कन्याओं को माता रानी के नाम का हलवा पूरी का प्रसाद खिलाती है और खुशी खुशी उन कन्याओं को विदा करती है। और माता रानी की कृपा से सुरेश की तबीयत में भी अब सुधार आ जाता है। तभी माता रानी का नाम लेकर शांति और सुरेश अपनी एक छोटी सी दुकान खोलते हैं और सुरेश उस दुकान को अच्छे से चलाने लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे उनकी जिंदगी की सारी मुश्किलें दूर हो जाती है। तभी माता रानी की कृपा से
शांति एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है और अपने परिवार को इतना खुश देखकर जानकी भी माता रानी को धन्यवाद करती है, क्योंकि अब उनके पास जो कुछ भी था वह सब माता रानी की वजह से ही था और अब वह सब खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।